सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना, इस बात का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो मैं कहूंगा इस बात का जिक्र अनुच्छेद 3 में किया गया है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, कह रहे कि नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या उनकी सीमाओं या उनके नामों में परिवर्तन, इस बात का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो इस बात का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है? इस बात का जिक्र भी अनुच्छेद 3 में ही किया गया, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण, ठीक है ना, यानी कि कानून सबके लिए समान होता है, इस बात की जिक्र साथों कौन सा अनुच्छेद कहता है? मैं कहूंगा साथों अनुच्छेद 14 इस बात को कहता है। आंसर आपका बी होगा। जितने भी संविधान के, जितने भी इतिहास के, जितने भी स्टैटिक जीके के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के सारे क्वेश्चन साथों मैं आपको इस वीडियो में करवा दे रहा हूं। देखिए, यानी कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद का प्रतिषेध होता है साथों, इस बात का जिक्र जो है ना, ये किस में किया जाता है साथों? मैं कहूंगा अनुच्छेद 15 आपका साथों जवाब हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, कह रहे अस्पृश्यता का अंत, यानी कि भैया छुआछूत नहीं हो सकती, छुआछूत करोगे तो वो गलत है। तो अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, इस बात का जिक्र कौन सा अनुच्छेद कहता है? अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि अनुच्छेद 17 कहता है, आपने बताया है, तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। उपाधियों का अंत, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो उपाधियों के अंत की जो बात की गई है साथियों, ये अनुच्छेद 18 में की गई है। किसमें? अनुच्छेद 18 आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार का संरक्षण किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो बोलने की स्वतंत्रता हमें और आपको प्राप्त है, और ये बात साथों हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 19 बताता है, इसलिए आंसर आपका सी होगा। साथ ही अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जैसे कि मान लीजिए कि दोष आपके ऊपर कोई लगा रहा है, तो आप उसका संरक्षण कर सकते हो कि भाई मैंने ये नहीं किया है, ठीक है ना, आपके पास ये अधिकार है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आपके पास है, और इस बात का जिक्र अनुच्छेद 20 करता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 23 से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये साथों किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये अनुच्छेद 24 से संबंधित है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? यानी कि उत्तर भारतीय नृत्य, तो मैं कहूंगा जो है ना, वो कथक जो है साथों, ये उत्तर भारतीय नृत्य है। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, अब साथों देखिए, एक सवाल आपका पक्का हो गया यहां से अनुच्छेद का, ठीक है ना। अब एक सवाल हम लोग नृत्य से संबंधित देख लेते हैं, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में नृत्य से सवाल आए ऐसा हो नहीं सकता। स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट होती है सीएचएसएल के लिए, ठीक है ना। तो देखिए साथों, और बताइए कचुपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये तो साथों आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कचिपुड़ी की अगर बात करें, आंध्र प्रदेश का है। अगला देखिए, कह रहे कि मोहिनी अट्टम नृत्य का रूप विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो मोहिनी अट्टम की अगर साथियों बात करते हैं, तो क्या आपका जवाब हो सकता है? मैं कहूंगा केरला आपके जवाब का, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? कथकली है। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों कथकली आपका जवाब हो जाएगा। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? भरतनाट्यम कहाँ किया जाता है? तो ये साथियों तमिलनाडु में किया जाता है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो अभी मैंने आपको बताया साथियों, ये तो तमिलनाडु में किया जाता है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि कथक कहाँ का नृत्य शैली है? कथक की अगर बात करें, तो ये साथियों उत्तरी भारत में किया जाता है, नॉर्थ इंडिया का ये नृत्य है। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसमें से साथियों कौन सुमेलित है, ये आपको बताने। देखिए, भरतनाट्यम की अगर बात करते हैं, तो ये साथियों तमिलनाडु का, ये गलत है। कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ये मध्य प्रदेश का नहीं है। हाँ, कथकली की अगर बात करें, तो ये साथियों केरल का है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन, अच्छा आप ये बताइएगा कथक कहाँ का है? कथक का किस राज्य में किया जाता है, और तमिलनाडु में एक नृत्य किया जाता है? ये दोनों चीजें आप लोग साथियों मुझे बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से साथियों कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। भरतनाट्यम की अगर बात करें, तो ये साथियों तमिलनाडु में किया जाता है। कथकली की अगर बात करें, कर्नाटक नहीं साथियों, ये तो केरल में किया जाता है। और ओडिशी ओडिशा में किया जाता है। कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कौन सा सही नहीं है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही नहीं है, और यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो कौन सी नहीं है? देखिए, मणिपुरी, ओडिसी, कचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ये तीनों है, लेकिन मणिपुरी नहीं है। ये सवाल डिक्टो आएगा साथियों, रत्ती भर का चेंजेस नहीं होगा।
मुखौटा नृत्य मुझे बताइए साथियों ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? मुखौटे नृत्य की बात चल रही है, तो ये साथियों कथकली से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि सितारा देवी का संबंध की अगर बात करें तो ये किससे है? तो ये कथक नृत्य से संबंधित है साथियों सितारा देवी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा में छपने वाले सवाल हैं, वही मैं आपको साथियों बता रहा हूं। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है मुझे बताइए? तो अगर बात करते हैं साथियों यामिनी की, तो भरतनाट्यम से साथियों इनका संबंध हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए होगा। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम से साथियों इनका भी संबंध, क्योंकि एक सवाल साथियों पूछा जाता है कि ये नृत्य किस राज्य का है, और एक सवाल पूछा जाता है किसी का नाम दे दिया जाता है व्यक्ति विशेष का, और पूछा जाता है इनका संबंध किस नृत्य शैली से है, तो भरतनाट्यम से। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए ऐसा भी सवाल आएगा, प्रियवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध साथियों ओडिसी से है। ओडिसी आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध की अगर बात करें तो इनका संबंध ओडिसी से है। आंसर आपका ओडिसी से है साथियों। नहीं साथियों भरतनाट्यम से है। क्या मृणालिनी साराभाई की अगर बात करें इनका संबंध भरतनाट्यम से है। अगला देखिए इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो मैं कह सकता हूं साथियों ओडिसी से इनका संबंध है। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए बिरजू, अभी एक नया टॉपिक शुरू होगा साथ, उसमें नए क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। कह रहे कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो ये सातों कथक नृत्य से संबंधित है, कथक नृत्य किया करते हैं। उसके बाद देखिए शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो शोभना नारायण की अगर बात करते हैं ये कथक से संबंधित है। किससे? कथक से संबंधित है। अगला देखिए कहने के साथियों रागिनी देवी इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस फ्रॉम, ठीक है ना, यानी कि पूछा जा रहा है कि जो रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। मोहिनी अट्टम आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो पद्मा सुब्रमण्यम की अगर बात करते हैं ये साथियों भरतनाट्यम से संबंधित है। ये भी आपको साथियों याद रखना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रही कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो रंगोली कहाँ मनाई जाती है साथियों? मैं कहूंगा महाराष्ट्र में मनाई जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रही कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो अल्पना की अगर बात करते हैं साथियों पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल आपका जवाब हो जाए। ये कुछ टाइपिंग एरर है यहाँ पर आ गई हैं, जिनको आप लोग थोड़ा सा है ना मैनेज करेंगे। अगला देखिए मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो मंडाना लोक कला शैली की अगर बात करते हैं साथियों ये राजस्थान में होती है लोक कला शैली की, मंडाना लोक कला शैली। उसके बाद देखिए अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो अगर अर्पण लोक कला शैली की बात करते हैं तो इसका संबंध साथियों बिहार से है। ये सारे के सारे सवाल आपकी परीक्षाओं में छपने वाले सवाल हैं, इसलिए इन सवालों को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। ये सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे और एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम क्रैक करना है तो ये सवाल आपको साथियों मालूम होना चाहिए। कह रही कि चौक पूर्णा जो भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? तो चौक पूर्णा की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की साथियों लोक कला है। राइट आंसर आपका ए होगा। पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को साथियों क्या कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है साथियों। पुष्पों नहीं, पुष्पों यहां पर लिखा होना चाहिए। तो पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को साथियों इकेबाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकेबाना कला कहा जाता है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए इकेबाना जापानी कला है किस चीज की? फूलों को व्यवस्थित करने की, आधुनिक चित्रकला की। अभी तो मैंने आपको बताया फूलों को व्यवस्थित तरीके से लगाने की या क्रम से लगाने को कहा जाता है इकेबाना जापानी कला। कलमकारी लोक कला शैली का संबंध साथियों किस राज्य से है? तो अगर बात करते हैं किस राज्य से है तो आंध्र प्रदेश से है साथियों। आंध्र प्रदेश आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो फुलकारी लोक कला की अगर बात करें तो यह साथियों हरियाणा में प्रचलित है। गरबा लोक नृत्य साथियों कहाँ का प्रचलित है? देखिए गरबा की अगर बात करें तो गा से गरबा, गा से गुजरात, ये तो गुजरात का साथियों एक लोक नृत्य कला शैली। आंसर आपका बी होगा। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है मुझे बताइए? तो मैं कहूंगा साथियों जो ग्वालियर घराना है ये हिंदुस्तान संगीत का सबसे पुराना घराना है। के बाद देखिए ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना इसमें से कौन सा है? तो अगर बात करते हैं साथियों इस सवाल की तो आपको याद रखना है ग्वालियर घराना ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। आंसर आपका भी होगा। बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित है? तो अगर आपसे आपके एग्जाम में सातों सवाल पूछा जाए तो पटियाला घराना आपको बता देना, नया टॉपिक है देखिए। उसके बाद देखिए कह रहे सुप्रसिद्ध ठुमरी गायक, ये सवाल बहुत पूछा जाता है।
ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध साथियों किस घराने से है? तो इनके संबंध की अगर बात करें साथियों, इनका संबंध जो है ना ये बनारस घराने से है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए पंडित भीमसेन जोशी की अगर बात करते हैं, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध साथियों हिंदुस्तान गायक है, ये हिंदुस्तान गायक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं बल्कि सी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? ये भी अच्छा सवाल है साथियों, इसका जवाब आप लोग मुझे बताइएगा। तो किसने किया था? स्वामी हरिदास जी के द्वारा गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किया गया था। और वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? ख्याल गायकी है। तो ख्याल गायकी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। करके किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों, जो आपका ग्वालियर घराना है ना, ग्वालियर घराने को ही साथियों ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। अगला देखिए साथियों, कह रहे कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा की अगर बात करें, वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन अन्य समूहों से मेल नहीं खाता है? तो वायलिन या सरोद या गिटार या हारमोनियम। तो सबसे अलग यहाँ पर जो होगा वो हारमोनियम हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो बिना तार का साथियों वाद्य यंत्र कौन सा है? मैं कहूंगा ट्रम्पेट की अगर बात करें तो ये बिना तार का वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो सुशिर वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो बांसुरी जो है ना ये साथियों सुशिर वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? तंत्री वाद्य यंत्र की अगर बात करें साथियों तो संतूर। आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि जो संतूर है ना ये तंत्री वाद्य यंत्र कहलाया जाता है। अगला देखिए कह रहे कि मृदंगम होता है साथियों। मृदंगम की अगर बात करें, दो मुंह वाले ढोल को कहा जाता है साथियों मृदंगम। उसके बाद देखिए कह रहे कि संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो सितार का आविष्कार की अगर बात करते हैं साथियों, अमीर खुसरो के द्वारा सितार का आविष्कार किया गया था। ये बात भी आपको साथियों याद रखना है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएससी के एग्जाम में, एसएससी का कोई भी एग्जाम है, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टैटिक जीके के बहुत सारे क्वेश्चन साथियों आते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो में स्टैटिक जीके को कवर अप करने की कोशिश की है। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अगर वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था अगर आपसे पूछा जाए तो औरंगजेब आपको बता देना है, ठीक है ना। चलिए, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर नकारे की, तो ये नकारे को साथियों बजाता था, है ना, अकबर। अगला देखिए कह रहे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान तो साथियों शहनाई वादक थे, तो शहनाई को बजाते थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। तो ये साथियों कौन थे? ये चित्रकार थे, ये पेंटर थे। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो अगर बात करते हैं साथियों किस क्षेत्र में, मैं कहूंगा पेंटिंग यानी कि चित्रकला के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ जो किया था वो साथियों हुमायूं ने किया था। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासन काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो अगर बात करते हैं साथियों इस सवाल की तो आप लोग याद रखेंगे जहांगीर आपका जवाब होगा। अगला सवाल है कह मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता था? तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर जहांगीर की, तो जहांगीर के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता था। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता था? तो चित्रकला का महान पारखी किसे कहा जाता था साथियों? तो मैं कहूंगा जहांगीर को कहा जाता था। आंसर आपका सी होगा। और मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया है? तो साथियों किसने किया है अगर आपसे पूछा जाए तो अबुल हसन के द्वारा किया गया है। अबुल हसन कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मुगल चित्रकला शैली की विशेषता, इसमें से क्या मुगल चित्रकला की शैली की विशेषता? देखिए युद्ध दृश्य होते थे इसमें बिल्कुल, और पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य भी होते, दरबार चित्रण भी होता था, यानी कि ये सारे हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? तो जैमिनी राय ने साथियों चित्रकला के क्षेत्र में नाम कमाया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो साथियों कौन थे आपको मालूम होना चाहिए। अवनींद्रनाथ टैगोर थे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। तो कृष्ण आप लोग याद रखेंगे साथियों, कृष्ण थे, ये भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। अगला देखिए कह रहे कि जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो मैं कहूंगा साथियों महावीर स्वामी की अगर बात करें तो ये जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक थे। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? मैं कहूंगा गौतम बुद्ध, ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। आंसर आपका ए जाएगा। उसके बाद देखिए सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे?
तो सिख धर्म की अगर बात करें साथियों, गुरु नानक देव कौन थे? ये सिख धर्म के संस्थापक थे। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए यानी कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए, जोरोस्टर इनका नाम है और ये पारसी धर्म के संस्थापक हैं। अगला देखिए कह के शिंतो धर्म किसके अनुयायी का धर्म है? तो शिंतो धर्म की अगर बात करते हैं साथियों, ये मिकादो धर्म के अनुयायी का धर्म है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए कहने के साथियों, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम क्या था साथियों? इनका नाम था कुंग फूसू। कुंग फूसू जो थे ना, ये कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहाँ कहाँ की थी? तो इन्होंने कहाँ कहाँ की थी साथियों? परीक्षा में आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा बद्रीनाथ में, पुरी में, श्रृंगेरी में और द्वारिका में। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो आंसर आपका सी होगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो बाबा ऋषभदेव साधु ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। अगला देखिए, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम कौन थे साधु? महावीर स्वामी अंतिम थे, इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं, मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं साथियों, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं। आंसर आपका ए होगा। भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो भील जनजाति जो है, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। गारो, खासी और जयंतीय जनजाति किस राज्य में स्थित हैं? तो ये साथियों कहाँ पर स्थित है? मैं कहूंगा ये मेघालय में स्थित है। मेघालय यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि डाफला और लैम्पो जनजातियां ये किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये दोनों जनजातियां साथियों मैं कहूंगा अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए गोंड जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो गोंड जनजाति साथियों मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति साथियों झारखंड में पाई जाती है। कहां पर? झारखंड में पाई जाती है साथियों मुंडा जनजाति। कह रहे कि टोटो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो टोटो जनजाति ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि बोडो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो बोडो जनजाति साथियों सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये असम में पाई जाती है साथियों बोडो जनजाति। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य में है? सरहुल पर्व कहां पर किया जाता है? तो ये झारखंड में किया जाता है। अगला देखिए कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? यानी कि कर्मा पर्व कहां पर किया जाता है? तो ये बिहार में भी और झारखंड में भी किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ओणम की अगर बात करें तो ओणम तो सातु कहाँ किया जाता है? ये तो आपको मालूम होना चाहिए। ओणम की अगर बात करिए केरल का सातु है, तो केरल कौन से ऑप्शन में? केरल आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो ओणम किस राज्य का त्योहार है? मैं कहूंगा केरल का त्योहार है। पोंगल किस राज्य का एक त्योहार है? तो पोंगल सातु ये आपके तमिलनाडु में किया जाता है। तमिलनाडु आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो अगर भोगाली बिहू की अगर हम बात करते हैं तो ये सातु कहाँ किया जाता है? ये असम में किया जाता है। असम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि रोंगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो रोंगाली बिहू की अगर बात करें ये भी सातु असम में ही किया जाता है। असम इस सवाल का राइट आंसर है। अगला देखिए कह रहे कि बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो बैसाखी सातु ये पंजाब में मनाया जाने वाला त्योहार है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड़ी पर्व की अगर बात करें ये सातु महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र आपका जवाब है। उसके बाद देखिए विशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? तो विशु पर्व की अगर बात करते हैं साथियों ये केरल में मनाया जाता है। कहां पर? केरल में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादी पर्व की अगर बात करें ये साथियों कर्नाटक में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।